हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, लेकिन ये हमने चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस किया है चैप्टर पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है? In maths, a quadratic equation is a polynomial equation of the second degree। आपको तो मालूम होगा किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगी तो वहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वल साइन आ जाएगा, तो वो इक्वेशन के फॉर्म में कंसीडर होगा। और वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 के साथ है, अगर सेकेंड डिग्री के साथ है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, जो जनरल फॉर्म बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी चाहें कोई भी एक लेटर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे x को अगर मैंने वेरिएबल लिया तो a b c क्या हैं? a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कोई नंबर है, ये कोई रियल नंबर होगा जो किसी इंटीजर के, नेचुरल नंबर, होल नंबर या कोई रैशनल नंबर के फॉर्म में या फिर इररैशनल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ रियल नंबर के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि जो a है, ए क्या है? हमारा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है ए। ये ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल हो जाता है तो आप एक बार जनरल फॉर्म देखो, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी जो फॉर्म है वो बन जाएगी बी एक्स प्लस सी। और ये बी एक्स प्लस सी की अगर बात करें तो ये पॉलिनोमियल लीनियर की फॉर्म ले लेगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी, तो वो उस केस में क्वाड्रेटिक की फॉर्म नहीं लेगी। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे डेफिनेटली हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि ए 0 नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें तो यहाँ पे ए बी और सी को हम स्पेशल टर्म के साथ कंसीडर करते हैं, स्पेशल नेम के साथ कंसीडर करते हैं, जैसा कि आपको जनरल फॉर्म में दिख रहा है। जनरल फॉर्म में क्या है? ए कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कॉफिशिएंट है एक्स का, और सी अकेला है जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो ए को हम बोलते हैं ज़्यादातर क्वाड्रेटिक कॉफिशिएंट, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक टर्म मतलब स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट है। तो कई बार हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक कॉफिशिएंट से, बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर कॉफिशिएंट। लीनियर कॉफिशिएंट इसलिए बोला जाएगा क्योंकि बी किसका कॉफिशिएंट है? बी कॉफिशिएंट है एक्स का, और यहाँ पे एक्स की पावर 1, और पावर 1 की डिग्री जब 1 हो जाती है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो बी को यहाँ बोला जाएगा लीनियर कोफिशिएंट, और सी जो है हमारी कांस्टेंट टर्म है, या फिर हम बोलेंगे फ्री टर्म, क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है वो नहीं दिख रहा। एक्चुअली ये वेरिएबल हिडन होता है जिसकी पावर 0 होती है, हमने पहले भी पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली हम बोल सकते हैं कि ए क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, बी लीनियर कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट टर्म या फ्री टर्म है। तो ये बात रही हमारी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप हमेशा इसको इस जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एज यू नो कि जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वालिटी हम ज़रूर दिखाते हैं। RHS में जो भी अवेलेबल है, अगर मैं LHS में ले जाऊँ तो राइट हैंड साइड 0 से रिप्रेजेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। अब हम इस चैप्टर की बात करें तो डेफिनेशन के अलावा कुछ टर्म्स हैं जो हमें स्टडी करनी होगी, ताकि हमारी टर्म्स माइंड में क्लियर हो जाए। जहाँ पर वो टर्म यूज़ होंगे तो उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा होगी। अब वो टर्म क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक वर्ड की वजह से ही जो हमारी पॉलिनोमियल है उसको हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाता है कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है।
जैसे कि हमारी ये जनरल फॉर्म है, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे y हमने पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट किया है, हम कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y एक फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल, और कैसी पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, और इसके आगे अगर हमने इक्वल टू 0 लिख दिया, इक्वालिटी लिख दी, तो उसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर ऑफ x आप देख सकते हैं वो क्या है, 2। यही बात है जो इस पूरी पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहा है। मेन क्या है हमारी ये पावर 2। इस 2 को ध्यान में रखकर ही हम बोल सकते हैं कि हमारी ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो जो क्वाड्रेटिक हमने वर्ड बोला है यहाँ पे, इसका मतलब जो है ये क्वाड वर्ड से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। और स्क्वायर क्या है, हमने जो वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल फॉर्म में जो हमने वेरिएबल लिया है उसको हमने स्क्वायर किया, उसकी हमने पावर 2 रखी है। पावर 2 रखने से क्या होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन एक डिग्री रिप्रेजेंट करेगी, वो डिग्री क्या है, 2। तो वो 2 स्क्वायर से, और स्क्वायर जो वर्ड है क्वाड से निकला हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is also called an equation of degree 2। क्यों? Because of the 2 on the x। तो इसको हम डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि डिग्री 2 ही एक वो रीज़न है जिसकी वजह से हम इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जब भी डिक्लेयर करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो आपको चेक करना होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है या नहीं है। दूसरी हम जो बात करते हैं बेसिक टर्म की, वो है रूट्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रूट्स। तो देखते हैं रूट्स क्या है। अ रियल नंबर, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्रीक लेटर अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म लिखे हैं यहाँ पे ax² + bx + c, जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, a अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो उस केस में अगर हमारी ये जनरल फॉर्म है, तो उस अल्फ़ा को रूट बोलने का मतलब हम उस वेरिएबल से उस अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे। तो वह यहाँ पे आपकी जो जनरल फॉर्म है वो कैसी हो जाएगी, a α² + b α + c = 0। तो अल्फ़ा उस पॉलिनोमियल का, कौन सी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फ़ा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। कब? जब हम x को रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा से, और रिप्लेस करने के बाद हमारी पूरी पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाती है, तो हम उस केस में कहेंगे कि अल्फ़ा मतलब वो जो भी नंबर होगा वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। अगर वो अल्फ़ा रूट हो जाता है किसका, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तब हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि उस अल्फ़ा ने, वो कौन सा अल्फ़ा, मतलब उस नंबर ने, जब उस नंबर को हमने x से रिप्लेस किया होगा, x = अल्फ़ा, वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर सेटिस्फाई क्यों बोला गया है, क्योंकि सेटिस्फाई का मतलब है कि हमारी इक्वालिटी वहाँ पर ट्रू होनी चाहिए। अभी तो आपकी जनरल फॉर्म दिख रही है, जब ये एक्चुअल क्वेश्चन होगा, जब हम इसको वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा LHS और RHS की इक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं कि अल्फ़ा या कोई नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो उस केस में हमें क्या पता लगेगा, उसमें हमें ये पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए जब उस अल्फ़ा से हम x को रिप्लेस कर देते हैं। या फिर हम ये बोल देते हैं कि x = अल्फ़ा, अगर वो उसका रूट है। एक तो बात क्लियर हो रही है कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि हम उस केस में बोलेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब जो हम x = a यहाँ पे बोल रहे हैं वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। कोई भी हमारा नंबर है, वो नंबर हमारा फाइनली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके आपको रूट्स निकालने हैं, तो फाइनली जो आप रूट निकाल चुके होते हो, तो अल्टीमेटली उसको कंसीडर किया जाता है कि आपकी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, वही वाला रूट। तो रूट और सॉल्यूशन को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो रूट आया वही हमारी इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन इसके अलावा
हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन हमारी रहेगी वही जनरल फॉर्म। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है, लेकिन एक और टर्म है जो हम वहाँ पर रिलेट करते हैं। वो टर्म क्या है? वो टर्म है उसका जीरोस। मतलब कि क्या? वो टर्म क्या है उसका? जीरोस। किसका जीरोस? उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सिंपल सी बात है, डिफरेंट मीनिंग्स है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट रिलेट करना है। तो मैं अगर रिपीट करूं, रूट एक ऐसा नंबर है, उस नंबर को अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल मतलब x की जगह पुट कर दोगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब LHS और RHS में इक्वालिटी दिखेगी आपको, और उस अल्फ़ा को मतलब उस नंबर को हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है, एज वेल एज हम ये भी बोलेंगे कि वो उस इक्वेशन का ज़ीरो भी है। मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप समझ जाना हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है और हमने इसके ज़ीरोज़ निकालना है। तो ये सारी टर्म्स हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सबका मीनिंग एक ही है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल 3x³ - 4x = 0। तो क्या लगता है ये एग्जाम्पल है या नहीं है? ये एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें पावर 3 है, और पावर 3 वाली जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो क्यूबिक होती है, क्वाड्रेटिक नहीं होती। क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमारी जो मैक्सिमम पावर जो टर्म की होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो उस केस को देखते हुए ये हमारा एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का नॉन एग्जाम्पल कंसीडर होगा। अगला देखते हैं 5x² - 4x + 2 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, ये उसी फॉर्म में भी है, और इसमें जो डिग्री है वो उसकी 2 है। अगर हम देखें ax² + bx + c को इसके साथ कंपेयर करके, तो a की वैल्यू होगी, मतलब a क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 2 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, साथ के साथ ये करेक्ट फॉर्म में भी है। अगला एग्जाम्पल कंसीडर करें 7x² = 49। क्या लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इक्वेशन तो है, ये इक्वालिटी है, LHS है, RHS है, क्वाड्रेटिक भी है क्योंकि पावर जो मैक्सिमम पावर जो टर्म्स की है वो क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म नहीं है, मतलब ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे? 49 को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, और अगर 49 लेफ्ट में होगा तो ये हो जाएगा 7x² - 49 = 0। यहाँ पर शोर है। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं जो x² है, मतलब जो क्वाड्रेटिक का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है 7 है। मतलब a की वैल्यू तो 7 आ गई यहाँ पे। b जो होता है वो हमारा लीनियर कोफिशिएंट होता है, वो लीनियर कोफिशिएंट जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है वो यहाँ नहीं दिख रहा। तो नहीं दिखने का मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी हमारी? c = -49। तो यहाँ पर हमारी b जो टर्म है वो मिसिंग है। b टर्म मिसिंग हो सकती है, b 0 हो सकती है। एक स्पेशल चीज़ क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या है कि उसका जो x² का मतलब क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है, मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, चाहे b 0 हो जाए या c 0 हो जाए। तो आप देख सकते हैं a 7 है, b 0 है एंड c -49 है, तो b 0 होगा, चलेगा। तो उस केस में अगर ऐसा हमें मिलता है तो वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिक्लेयर यस कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 2x² = 8x - 3। क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट करूं तो हम RHS को LHS में लेके जा सकते हैं। तो वो कैसे दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा
2x², 8x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8x, -3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म आ चुकी है। a की वैल्यू 0 नहीं है 2, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 3। तो ऐसे देख के हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, जनरल फॉर्म में है या नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है हमारा 1, क्योंकि x² के आगे कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं होता उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, मतलब वो 1 माना जाएगा। b जो है x का कोफिशिएंट है, आपको दिख रहा है वो 5 है। और c क्या हो जाएगा हमारा 6। अगला एग्जाम्पल देखते हैं x² - 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर x² जो हमारा स्क्वायर वाली टर्म है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो a की वैल्यू तो होगी 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -9 है, तो c की वैल्यू होगी -9। लेकिन x वाली टर्म, लीनियर वाली टर्म अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम b को कंसीडर करेंगे 0। तो b वहाँ पर 0 है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक की अगर जनरल फॉर्म अगर हम बात करें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वहाँ पे b एंड c 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो b अगर 0 हो जाता है तो वो चलेगा। अगला एग्जाम्पल देखें, 2x² + 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है वो x² का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 2 है, b x का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 5 है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो हम बोल सकते हैं c की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू 0 होने से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस एग्जाम्पल में हम बात करें x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 दिखाई गई है। 0 क्यों दिखाई गई है? क्योंकि यहाँ पे x² वाली टर्म नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म ना होने से a की वैल्यू 0 कंसीडर हो जाएगी। x की टर्म है, इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो वो कंसीडर होगा 1, और कांस्टेंट टर्म 5 है, तो c हो जाएगा 5। बट अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है? स्पेशल चीज़ क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पीछे जो हमने एग्जांपल स्टडी किए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस एग्जांपल में लीनियर इक्वेशन दिख रही है हमें, और वेरिएबल 1 दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म है वो मिसिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x + 5 × x + 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर देखा जाए ब्रैकेट में, ये हमें लीनियर की फॉर्म में मिल रही है, बट दो लीनियर के फॉर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, हमें मालूम है कि इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x + 5 को मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ x + 3 के साथ, एक बार x आएगा, एक बार 5 के साथ, x + 3 इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हमें देगा x × x x² + 3x + 5x + 15 इज इक्वल टू 0। फर्दर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हमें देगा x² + 8x + 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इनिशियली हमें लग रही थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जब तक आप इसको फुली सॉल्व ना कर लो, तब तक आप डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रही है या नहीं बना रही है। कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है x × x - 3 इज इक्वल टू 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये क्या होगा, x × x x² - 3x इज इक्वल टू 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो इस तरह से दिखेगी, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी आपको अगर एक्सप्रेशन
इक्वालिटी के साथ मिल जाती है तो आप इनिशियली देख के डिक्लेयर नहीं करेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहले उसको सिंप्लीफाई करो, उसको लास्ट फॉर्म में लेकर आओ, हो सके तो जनरल फॉर्म में ट्राई करो, फाइनली उसको देख के हम बताएंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को स्टडी करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चेक करना है कि क्या वो एग्जाम्पल उसका है कि क्या वो नॉन एग्जाम्पल में कंसीडर हो रहा है, क्योंकि जब तक ये बातें क्लियर नहीं होगी तब तक हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगी कि हमारे जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं उनको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं तो कई बार वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म लेती है और कई बार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लेती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इम्पोर्टेंस उतनी ही है रियल लाइफ में जितनी कि लीनियर इक्वेशन में है। तो ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्दर रूट्स, मतलब फर्दर उसको सॉल्व करने का या ज़ीरोज़ निकालने के क्या मेथड है और कैसे उसको हम रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं।